नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। मैं हूं सुमित अवस्थी। पड़ोसी देश श्रीलंका ने के नए राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके के भारत के साथ कैसे संबंध चाहते हैं। जब से वामपंथी नेता दिसानायके श्रीलंका का चुनाव जीते हैं, अटकलें लग रही हैं कि वो चीन के ज्यादा करीब हो जाएंगे। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होने जा रहा है? इस पर आज हम खास तौर पर फोकस करने वाले हैं। इसके अलावा जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सभी जजों को मामले की सुनवाई के दौरान टिप्पणियों को लेकर आज क्या नसीहत दी है और क्यों उन्हें यह नसीहत देनी पड़ी है। इन दोनों बड़ी खबरों पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन उसके पहले एक और बड़ी खबर पर आज फोकस करने वाले हैं और ये खबर आई है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में अक्षय शिंदे का कथित तौर पर मुठभेड़ में मारा गया और उसके बाद अब बॉम्बे हाईकोर्ट इस पर बहुत सख्त दिखाई दे रहा है। ये मामला महाराष्ट्र के बदलापुर का है। आपको याद होगा, जहां छात्राओं पर यौन हमले के एक आरोपी अक्षय शिंदे की कथित पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई थी। ये अक्षय शिंदे है। ये आरोपी अक्षय शिंदे की आपको तब की तस्वीरें आपको दिखाते हैं जब वो पुलिस हिरासत में था। ये पुरानी तस्वीरें हैं। 24 साल के शिंदे पर बदलापुर के एक स्कूल की 4 साल की 2 बच्चियों पर यौन हमले का उस वक्त आरोप लगा था। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं। 17 अगस्त को अक्षय शिंदे को गिरफ्तार किया गया। 23 सितंबर को जब उसे पुलिस वैन में तलोजा सेंट्रल जेल से ठाणे क्राइम ब्रांच ले जाया जा रहा था तो कथित तौर पर मुठभेड़ में उसकी यानी इस अक्षय शिंदे की मौत हो गई। लेकिन अक्षय शिंदे के परिवार ने इस फर्जी मुठभेड़ बताते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी और आज इस मामले की सुनवाई हुई है। बॉम्बे हाई कोर्ट की जस्टिस रेवती मोहित डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चौहान की बेंच ने 1.5 से पौने 2 घंटे तक सुनवाई में पुलिस से आज कई सख्त सवाल पूछे, जिनसे पुलिस की भूमिका संदेह के घेरे में आ गई है। हम आपको सिलसिलेवार ये मामला समझाएंगे और उन सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे जो अब इस मामले में उठ रहे हैं, एक एक करके। लेकिन उसके पहले स्केच के जरिए हम आपको यह समझाएंगे कि जब अक्षय शिंदे कथित पुलिस मुठभेड़ में मारा गया तो उस वक्त हुआ क्या था। अभी ये स्केच के जरिए हम आपको जो वर्जन दिखा रहे हैं, दरअसल ये पुलिस की थ्योरी पर आधारित वर्जन है। हम ये बिल्कुल क्लियर कर दें, पुलिस की ये कहानी है। 23 सितंबर को उसे पुलिस वैन में तलोजा जेल सेंट्रल जेल से ठाणे क्राइम ब्रांच ले जाया जा रहा था। पुलिस वैन में पीछे जहां कैदियों को बिठाया जाता है वहां पर 3 पुलिस वाले उसके साथ बैठे थे। अक्षय शिंदे को 2 पुलिस वालों के बीच में बिठाया गया था, जैसा कि इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। 3 पुलिस वाले थे, 2 के बीच में अक्षय शिंदे बैठा हुआ था। पुलिस का दावा है कि वैन जब मुंब्रा के करीब पहुंची तो अक्षय शिंदे बेकाबू होने लगा। उसका रुख देखते हुए वैन में आगे ड्राइवर के बगल में बैठे चौथे पुलिसकर्मी संजय शिंदे को भी पीछे बिठाया गया। संजय शिंदे को बिठाया गया। संजय शिंदे उसके सामने आकर बैठ गया, जो कि अक्षय शिंदे के सामने बैठा। आप देख सकते हैं इस तस्वीर में एक शख्स जो सामने बैठा है वो संजय शिंदे है, पुलिस वाला, और ठीक सामने उसके वो आरोपी अक्षय शिंदे है। पुलिस के मुताबिक इसी बीच अक्षय शिंदे ने अपने बगल में बैठे पुलिस वाले की रिवॉल्वर छीन ली और इस हाथापाई में पिस्तौल अनलॉक हो गई। अनलॉक शब्द को ध्यान से याद रखिएगा। अनलॉक हो गई और एक गोली एक पुलिस वाले के पैर में लगी। पुलिस का यह भी कहना है कि आरोपी अक्षय शिंदे ने हवा में रिवॉल्वर लहरानी शुरू कर दी और कहने लगा कि अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। ऐसी कुछ तस्वीर उस वक्त रही होगी। अक्षय शिंदे को बेकाबू होता देख सामने बैठे पुलिस वाले संजय शिंदे ने आत्मरक्षा के लिए अक्षय शिंदे के ऊपर गोली चला दी और जिससे अक्षय शिंदे की मौत हो गई। हमारे सहयोगी, ये हमने स्केच के जरिए आपको सब बताया जो पुलिस का वर्जन है। हमारे सहयोगी मुंबई में वरिष्ठ साथी मेरे सुनील सिंह, वो एक मोबाइल वैन के अंदर बैठकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल पुलिस की थ्योरी में क्या वाकया हुआ होगा। सुनील सिंह की ये रिपोर्ट देखते हैं। मैं क्लियर कर दूं कि जिस वैन में बैठकर सुनील सिंह ने ये रिपोर्ट भेजी है, ये रिपोर्ट एक वैन में है और ये वैन वो नहीं थी जो पुलिस ने उस दिन इस्तेमाल की। आइए देखते हैं। बयान के मुताबिक जो संजय शिंदे थे पीआई, वो यहाँ पर बैठे हुए थे इस तरफ, और इधर यहाँ पर पुलिस का ड्राइवर था और यहाँ पर 3 पुलिस वाले थे। एक खुद नीलेश मोरे एपीआई जो कि जख्मी हुए हैं, साथ में 2 पुलिस कांस्टेबल थे और 2 पुलिस कांस्टेबल के बीच में बताया जाता है कि उस आरोपी को बिठाया गया था अक्षय शिंदे को। जब 5:15 बजे के बाद तलोजा जेल से पुलिस वैन निकली, मुंब्रा बाईपास के पास पहुंची तकरीबन 6:15 बजे के आसपास, तब बताया जाता है कि नीलेश मोरे ने आवाज़ दी क्योंकि कुछ अक्षय शिंदे कुछ
बड़बड़ कर रहा था, तो नीलेश मोरे ने आवाज़ दी संजय शिंदे को, उनको सुनाई नहीं पड़ा उनका कहना है। तब उन्होंने फ़ोन किया संजय शिंदे को और ये बताया कि अक्षय शिंदे जो है वो बहुत चिल्ला रहा है और गड़बड़ कर रहा है यहाँ पर। तब जो संजय शिंदे के बयान के मुताबिक वो फिर वैन में पीछे की तरफ आ गए और पीछे की तरफ आके वो भी साथ में बैठ गए सामने, और उसको जब समझाने की कोशिश करने लगे तभी बताया जाता है कि अक्षय शिंदे बहुत ही उग्र हो गया और उसने जो नीलेश मोरे थे उनकी रिवॉल्वर खींच ली, और रिवॉल्वर खींचने के दौरान जो झटपट हुई है खींचातानी हुई है, उसमें रिवॉल्वर अनलॉक हो गई और लोड भी हो गई, और एक गोली जो है वो पैर में लग गई, और उसने फिर और हवा में फायर करते हुए कहा कि मैं अब किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये बयान आया है, और उसके बाद संजय शिंदे का दावा है कि उन्होंने गोली चलाई, उस गोली से अपनी जो आत्मरक्षा में जो आरोपी है अक्षय शिंदे उसकी मौत हो गई, और फिर चूँकि उसे सीधे गोली लगी थी उसकी मौत हो गई गाड़ी में ही, तो उसे तुरंत उन्होंने कहा कि जो गाड़ी है उसको अस्पताल ले जाया जाए, और फिर इस तरह से जो पूरा इनकाउंटर हुआ वो अंजाम यहाँ पर हुआ, और फिर वो गाड़ी सीधे अस्पताल की तरफ लाई गई अक्षय शिंदे को, जहाँ पर कि अक्षय शिंदे को मौत घोषित कर दिया गया। अब सवाल ये उठ रहा है कि पुलिस की इस थ्योरी पर कितना विश्वास किया जाए। क्या पुलिस जैसा दावा कर रही है अक्षय शिंदे उसके लिए उतना खतरनाक उस मोमेंट पर हो गया था? कई सवाल इस मामले में उठते हैं जो आज हाईकोर्ट ने भी पुलिस की ओर से आए सरकारी वकील से दोनों सम्मानित जजों ने पूछे हैं। दो जजों की बेंच ने कहा कि यह मानना बहुत मुश्किल है कि आरोपी अक्षय शिंदे पर 4 पुलिस वाले काबू नहीं पा सके। वो अकेला था और पुलिस वाले 4 थे। वो उनसे पिस्तौल छीनने और फायरिंग करने में कैसे कामयाब हो सकता है? जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा वो भारी भरकम और मजबूत आदमी तो था नहीं। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि अभी इस स्टेज पर संदेह नहीं कर रहे हैं, लेकिन पुलिस की दलील पर यकीन करना कोर्ट को बहुत मुश्किल लग रहा था। जस्टिस चव्हाण ने यह भी कहा कि एक आम आदमी पिस्तौल से फायर नहीं कर सकता है जैसा कि रिवॉल्वर से किया जा सकता है। दरअसल जस्टिस पृथ्वीराज चौहान ने पूछा कि वहाँ रिवॉल्वर थी या पिस्तौल। इस पर विशेष सरकारी वकील ने कहा कि पिस्तौल थी। तब जस्टिस ने पूछा कि क्या आपने कभी पिस्तौल चलाई है? तब वकील ने कहा कि नहीं। तब जस्टिस ने कहा कि मैंने चलाई है और पिस्तौल चलाना इतना आसान नहीं है, और पिस्तौल को अनलॉक करना आम आदमी के बस की बात नहीं है। तो जज साहब ने कहा मैंने चलाई है और उसको अनलॉक करना आसान काम नहीं है किसी भी आम आदमी के लिए। उस पर भी हम फोकस करेंगे। कोर्ट ने सरकारी वकील से पूछा कि क्या अक्षय शिंदे ने पिस्तौल का लॉक खोला था, क्योंकि ये एक बहुत ज़रूरी आम आदमी के लिए, और कि आम आदमी को अगर पता नहीं हो कि पिस्तौल कैसे चलेगी तो ये मुश्किल सा काम है उसके लिए। इस पर सरकारी वकील ने इनकार किया और कोर्ट को बताया कि अक्षय ने लॉक नहीं खोला था, बल्कि हाथापाई के दौरान ये लॉक अपने आप खुल गया था। कोर्ट ने कहा कि जब आप किसी गंभीर अपराध के आरोपी को ले जा रहे होते हैं तो इतने लापरवाह आप कैसे हो सकते हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने पूछा कि क्या आरोपी को हथकड़ी लगाई गई थी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होता है। सरकारी वकील ने कहा कि शुरू में अक्षय शिंदे को हथकड़ी लगाई गई थी, लेकिन फिर उसने पानी मांगा तो उसकी हथकड़ी खोल दी गई थी। कोर्ट ने पुलिस के वकील से यह सवाल भी किया कि आपके मुताबिक आरोपी ने 3 गोलियां पुलिस की ओर चलाईं, पुलिस को एक ही लगी, बाकी 2 गोलियां कहां लगी। आमतौर पर आत्मरक्षा में हम पैरों पर गोली चलाते हैं, लेकिन अक्षय शिंदे को सिर पर गोली क्यों मारी, यह भी जज साहब ने सरकारी वकील से पूछा। इस पर सरकारी वकील ने जवाब दिया कि जो कुछ हुआ वो तुरंत की गई प्रतिक्रिया के तौर पर था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि क्या मुठभेड़ को टाला नहीं जा सकता था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एक और अहम सवाल उठाया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर्ट ने फोरेंसिक रिपोर्ट के जरिए यह पता लगाने को कहा कि आरोपी को दूर से गोली मारी गई या पॉइंट ब्लैंक रेंज से, यानी बहुत करीब से, बहुत नजदीक से। यह भी पूछा गया कि पिस्तौल पर फिंगरप्रिंट लिए गए थे या नहीं लिए गए। इसके अलावा हैंड वॉश किया गया या नहीं किया गया। दरअसल हैंड वॉश का मतलब यह होता है हाथ की जांच करना। अगर कोई पिस्तौल चलाता है तो उसका बारूद उसके हाथ पर रह जाता है, जिसका जांच में पता चल सकता है और यह तय किया जा सकता है कि उस व्यक्ति ने पिस्तौल चलाई या फिर नहीं चलाई। लेकिन यह केस में फैसला करने में काफ़ी अहम भी साबित होता है। अदालत ने कहा कि पोस्टमार्टम से लगता है कि गोली के जख्म के अलावा मृतक के शरीर पर कई और खरोंचें भी थीं। कोर्ट ने कहा इसके साथ ही पुलिस को निर्देश दिया गया कि जब से अक्षय शिंदे को
तलोजा जेल से बाहर लाया गया और जब तक वो शिवाजी अस्पताल पहुंचा जहां वो मृत घोषित किया गया, तब तक की सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखा जाए। कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया कि वो वैन के ड्राइवर समेत सभी पुलिसकर्मियों के कॉल डेटा रिकॉर्ड भी जमा करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके साथ ही कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया कि वो केस के सभी दस्तावेज राज्य की सीआईडी को सौंप दे। सीआईडी इस मामले की अब जांच करेगी। कोर्ट ने यह सवाल भी किया कि मृतक अक्षय शिंदे के पिता की शिकायत पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई थी। कुछ बड़े सवाल आज हाईकोर्ट की इस बेंच ने सरकार से पूछे हैं, सरकारी वकील से पूछे हैं। कोर्ट अब मामले की अगली सुनवाई 3 अक्टूबर को करने वाला है। इस पूरे मामले पर बातचीत करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद हैं, विक्रम सिंह जी, जो अमूमन हमको ओबी पर मिलते हैं, लेकिन आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सो मच, आप यहाँ आए। सवाल बहुत गंभीर थे सर, इसीलिए हमने आपको सोचा कि आज यहाँ आए और आमने सामने बैठकर बात की जाए। और दूसरे मेहमान के तौर पर कानून के विशेषज्ञ फैजान साहब मेरे साथ हैं, प्रोफेसर फैजान मुस्तफ़ा, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस चर्चा में। शुक्रिया सर वक्त निकालने के लिए, आपका भी बहुत बहुत। लेकिन विक्रम सिंह जी, मेरा शुरुआत में बहुत कुछ गंभीर सवाल खड़े होते हैं और बारी बारी से मैं वो सवाल पूछूंगा और मैं चाहूँगा आप दोनों महानुभाव, आप भी और फैजान साहब भी, जवाब देने की कोशिश करें ताकि जनता को समझ में आए कि यह एनकाउंटर फर्जी था या नहीं था। तो मेरा पहला सवाल विक्रम सिंह जी आप ही से है, और वो ये कि क्या आम आदमी पहली बार में पिस्तौल चला सकता है जिसने पिस्तौल कभी सिर्फ फिल्मों में देखी हो, जीवन में देखी ना हो? सामान्यतः नहीं, लेकिन सामान्यतः की चीज़ परिभाषा बिल्कुल अलग है। आज जिस विकृत मानसिकता का जो व्यक्ति है, जो आरोपी या जो मृतक है, वो एक बहुत ही कुंसित मानसिकता का व्यक्ति है। और ऐसे लोग न केवल पोर्नोग्राफी देखते हैं बल्कि हथियारों के रखरखाव और इस तरीके की चीज़ों के बारे में भी। और मैं जब आपसे निवेदन कर रहा हूं तो ऐसे सैकड़ों अपराधियों के माइंडसेट और उनकी आईबॉल्स के पीछे क्या चलता है वो देखने के बाद मैं निवेदन कर रहा हूं। और ऐसे लोग जानते हैं कि आज नहीं तो कल पुलिस की गिरफ्त में आएंगे। तो हथकड़ी कैसे तोड़ी जाती है, सलाखें कैसे काटी जाती हैं, अपने मुंह के अंदर ब्लेड कैसे छुपाए जाते हैं और पिस्तौल कैसे चलाई जाती है। और ये भी एक पैम्फलेट है, दुरुस्त शिस्त के कायदे। दुरुस्त शिस्त के कायदे, ये उर्दू की टर्मिनोलॉजी है, इसको कहते हैं हाउ टू एम एक्यूरेटली। ऐसे तक के पैम्फलेट मैंने ऐसे अपराधियों को पढ़ते और देखते हुए देखा है। मैं आपसे अगला सवाल, क्योंकि कोर्ट ने जो, मैं एक एक चीज़ कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ और उन्हीं के बिना पर जो सवाल निकल कर आया वो मैं आप दोनों से पूछना चाह रहा हूँ। कोर्ट ने ये सवाल भी किया कि ऐसे कैसे हो सकता है कि 4 पुलिस वाले एक साधारण से आदमी पर उस वैन में काबू नहीं पा सके। विक्रम सिंह जी, अब सवाल ये कि जब किसी कैदी को ले जाया जाता है तो उसे कैसे ले जाया जाता है? हथकड़ी पहनाई जाती है या नहीं पहनाई जाती है? उतारी जाती है तो कब उतारी जाती है? एक ऐसे 2-3 सवाल हैं। अपराधी को वैन में ले जाने के नियम क्या कहते हैं? पहला सवाल तो ये, और दूसरा सवाल, हथकड़ी पहनाने का नियम क्या कहता है? पहले डीके बसु का केस था जो पुरानी वो संहिता थी, लेकिन अब डीके बसु के केस के अतिरिक्त जो वर्तमान व्यवस्था है, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसमें अगर शातिर अपराधी है तो हथकड़ी बिना न्यायालय की अनुमति के पहनाई जा सकती है। और ये शातिर अपराधी था, इसलिए इसको हथकड़ी पहनाई गई। अब जैसा होगा देश वैसा होगा भेष। अगर शातिर अपराधी है तो उसके बारे में जो प्रक्रिया थी, पर्याप्त पुलिस बल, पर्याप्त अस्त्र शस्त्र सब मौजूद थे और उसको वैन से ले जा रहे थे, किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से नहीं ले जा रहे थे। ये सावधानी पर्याप्त थी। हथकड़ी भी लगाई थी, लेकिन बताया कि पानी पिलाने के वक्त उसको खोल दिया गया। ये मैं समझता हूँ कि ये त्रुटिपूर्ण निर्णय था। उसकी हथकड़ी किसी भी हाल में खोलनी नहीं चाहिए थी। हाथ से अपने पानी पिला सकते थे, हथकड़ी ऐसे में खोलना। अब आपके सवाल का, क्या ये कर सकता है? ये एक बायोलॉजिकल फैक्ट है कि जब आदमी, जैसे कितना भी क्षीण क्यों न हो, जब देखता है कि मौत सामने खड़ी है तो उसके अंदर चौगुनी ताकत आ जाती है, क्योंकि जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं तो एक्सेसिव हार्मोनल सिक्रीशन के बाद ताकत का परिमाण बढ़ जाता है और मरता क्या न करता, वो फिर आक्रमण करने की सोच सकता है। आपके तमाम सवालों का जवाब यही है। यही सवालात बिकरू कांड के विकास दुबे के केस में भी उठे थे। लगभग इन्हीं परिस्थितियों में उसकी भी मौत हुई थी और उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति बनाई थी, उसमें पुलिस एक्शन को बेदाग साबित हुआ था। तो ये सवाल उठाना, हम माननीय न्यायालय का सम्मान करते हैं, सवाल उठने चाहिए। कोई भी इस देश में फेक इनकाउंटर नहीं चाहेगा, लेकिन क्या ये सोचिए कि एक सॉलिड बुलेट, वो भी या तो 38 कैलिबर की थी या 45 कैलिबर की थी, और अगर जांग में भी लगी है तो रक्तस्राव और हेमरेज से भी मौत हो सकती। तो वो क्या उसने अपने आप मार लिया था? कोई एयरगन का छर्रा नहीं था, 12 बोर का छर्रा नहीं था, वो एक प्रोहिबिटेड बोर का कारतूस था, उससे हेमरेज से भी मौत हो सकती थी। जी,
ये बहुत गंभीर प्रकरण है। फैजान साहब, आपकी राय इस पूरे मामले पर क्या आपको लगता है, ये जो 2-3 सवाल हमने पूछे, क्या आपको लगता है कि कोई अकेला शख्स जो पुलिस वैन में है, जिसको 4 पुलिस वालों ने अपनी तरफ से अपने सामने बिठा रखा है, जो हथकड़ी में है, उसकी हथकड़ी पानी पिलाने के लिए खोली गई और फिर वो गोली चला के हमला करने की कोशिश करे? नहीं सुमित, मेरा जरा सा डीजीपी साहब से डिफरेंट ओपिनियन है। जी। अगर मैं वो पुलिस वाला होता तो मैं अपने हाथ से पानी पिलाता और हथकड़ी नहीं खोलता। देखिए, सवाल जो है वो देश में रूल ऑफ लॉ होगा या रूल बाय लॉ होगा या रूल ऑफ गन होगा। अब ये कोई आज की बात नहीं है। आप सोचिए कि जसवंत सिंह कालरा ने, जब ये पूरा पंजाब का मामला चल रहा था आतंकवाद का, उसने सिर्फ एक शहर के जो शमशान घाट थे उनके रिकॉर्ड से ये निकाला कि 6000 लोग ऐसे हैं जिनको गुप्त तरीके से जला दिया गया। जी। और सरकार ने माना कि साहब 2097 है। मैं कहता हूं कि एक लिबरल डेमोक्रेसी में और संवैधानिक डेमोक्रेसी में एक भी आदमी की अगर ऐसे उसे जलाया गया है या उसका इनकाउंटर हुआ है तो वो देश के लीगल सिस्टम के लिए अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में एक राइट है आर्टिकल 3 में, फ्रीडम फ्रॉम फियर। अगर हमारी कोशिश ये है कि हम लोगों में एक भय और डर पैदा करें और ट्रिगर हैप्पी पुलिस मैन को इनकरेज करें। आप ये देखिए कि अब ये रूल बना दिया गया है कि ये जो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट लोग हैं इनको प्रमोशंस ना दिए जाएं आउट ऑफ टर्न। जॉली एलएलबी मूवी में देखिए आप किस तरीके से इनकाउंटर हुआ। तो हमारे देश में हर सरकार के जमाने में अनफॉर्चुनेटली कुछ ना कुछ इनकाउंटर्स होते गए। किसी राज्य में तो कह दिया गया कि अगर अपराध करेंगे तो ठोक दिए जाएंगे। अब ये ठोक दिए जाने वाला जो शब्द है ये लिजिटिमाइज करने की कोशिश है पुलिस इनकाउंटर्स को। इस केस में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं तो देखिए इस बात के भी विरुद्ध हूं कि जब मामला अदालत में है और क्रिमिनल नेचर का है, कुछ जिस तरीके से आपने उसको इनेक्ट करके दिखाया वो सही चीज नहीं है। हमें कोर्ट को तय करने देना चाहिए। क्रिमिनल ट्रायल्स में इस तरीके का डिस्कशन टीवी पर एक्यूज के खिलाफ जाता है। अब इस केस में एक्यूज क्योंकि जाहिर है कि पुलिस वाले हैं तो उनके विरुद्ध जाएगा, और केसेस में ऐसे ही वो अभी के विरुद्ध जाता है। फैजान साहब, मैं और तो बात आपसे कहना चाहता हूं वो ये है, बेसिक बात, कि हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में उसको वो क्यों कर देते हैं। आप देखिए कि यूपी का केस है कि उसको कार ड्राइविंग नहीं आती थी और उसको साहब कार की जो है ड्राइविंग सीट में हाथ में उसके पिस्तौल है और वो मारा गया। एक केस है इनकाउंटर का। फैजान साहब, मैं सॉरी बीच में इंटरवीन कर रहा हूं, समय की बंदिशें हैं कुछ, और मैं इस पर्टिकुलर केस पर फोकस कर रहे थे। मैं कुछ सवाल और हैं जो आज कोर्ट ने उठाए हैं, जो मैं आप लोगों के सामने रखकर जनता का मन में जो सवाल है उसको हम शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। 2-3 सवाल और इकट्ठे पूछ लेता हूं ताकि आप लोग जवाब दे सकें। अगला सवाल, जैसा कि कोर्ट में कहा पुलिस की तरफ, सरकारी वकील की तरफ से, कि वो आरोपी बेकाबू हो गया था, आत्मरक्षा में उसके सर पर गोली मारी गई। तो पहला सवाल तो चौथा यही आता है। अगला सवाल, कि आरोपी को काबू करने का नियम क्या होता है? उसके बाद कब तक मुठभेड़ टालने की कोशिश पुलिस वालों को करनी चाहिए, और पुलिस आत्मरक्षा के लिए गोली कब चलाती है? विक्रम सिंह जी। देखिए, ये बिल्कुल क्लियर है। फैजान साहब बड़े विद्वान हैं और उनकी बातों से ये लगा इनकाउंटर बिल्कुल नाजायज़ है। इनकाउंटर श्रीमान जी बिल्कुल जायज़ है अगर लीगल तरीके से किया जाए। हंगामा गिरफ्तारी में मुनासिब चोट पहुंचा के दस्तयाब किया गया। ये 1861 से ये 6 शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। धारा 34 से लेके धारा 44 ये आपकी भारतीय न्याय संहिता, और पुराने आईपीसी में धारा 96 से लेकर धारा 106 राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, मिनिमम यूज ऑफ फोर्स, जब तक कि वो खतरा हमारे या आपके लिए किसी के लिए है, जान या माल की हिफाजत में। हम लोग ये एक फैशन बना लिया है, जो हम लोग पिक्चर का नाम ले लेंगे, हम सब बिल्कुल ठोक दो। अब ठोक दो ना तो क्या आरती का थाल लेके जाएं? एक जगह एक मुख्यमंत्री माफिया के कुत्ते से हाथ मिला रहे हैं, क्या वो बड़ा आदर्श है? उसके शब्द बारे में भी कह दीजिए।
कम से कम अगर हमारे पास चयन करना हो कि हम माफिया के कुत्ते से हाथ मिलाएं या हम कह दें ठोक दें, एक संदेश जाता है पुलिस बल को कि माफिया और अपराधी तत्वों की मिट्टी में मिलाना ही है। उन्होंने दो शब्द कहते, मिट्टी में मिला दो और ठोक दो। मुझे इसमें कोई त्रुटि नहीं दिखाई पड़ती है। ये संदेश समाज को जाता है और ये जनता चयन करेगी। जो कुत्ते से हाथ मिला रहे हैं, लड़कों से लड़के गलती हो जाती, ये ज़्यादा प्रासंगिक है या फिर ये कह देना कि ठोक दो? फैजान साहब, आपकी राय? देखिए, मैं संविधान पढ़ाता हूं और डीजीपी साहब जाहिर है कि पुलिस ऑफिसर हैं। हम दोनों इस मैटर में वी कैन एग्री टू डिसएग्री, और वो हमारे जनतंत्र की एक बड़ी अच्छी परंपरा है। मैं संविधान से बंधा हुआ हूं। जो अंग्रेजों के बनाए कानून लोगों के लिए थे, जो वो सब्जेक्ट थे एक कॉलोनियल सिस्टम में, आज संविधान है जी। आज देश में राइट्स हैं और मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से मैं बोल रहा हूं, जो कुछ बोल रहा हूं, कि सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में कहा साफ तौर से कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में भी प्रोपोर्शनैलिटी होगी। फैजान साहब, विक्रम सिंह जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। फैजान साहब, मेरी गुजारिश ये नहीं कर सकते हैं। बड़े माजरत के साथ गुजारिश है कि मेरा जो संविधान के प्रति सम्मान है, इट इज सेकेंड टू नन। और जो हम काम कर चुके हैं, 3 बार गोली भी लग चुकी है, इट इज ओनली इन द प्रोटेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वी आर सेकेंड टू नन। ये हम लोग बड़े हल्के में कहते हैं कि पुलिस वाले लाकानूनियत फैला रहे हैं। ये बिल्कुल मैं समझता हूँ एक बहुत ही अनजस्ट। फैजान साहब ने शुरू में कहा कि वी आर रेडी टू डिसएग्री। मेरा कहना यह है कि वो भी कानून से बंधे हुए हैं। बेशक, लेकिन जो आपने फरमाया बड़ी माजरत के साथ कि हम संविधान को मानते हैं, तो क्या हम संविधान को नहीं मानते हैं? मेरी गुजारिश ये, वी आर सेकंड टू नन। मैं पढ़ाता हूं संविधान। आप दोनों संविधान को मानते हैं। मैं तो किसी क्रिमिनल को लेके वैन में नहीं जा रहा हूं, तो मेरा वो पर्सपेक्टिव तो नहीं हो सकता। मेरा पर्सपेक्टिव तो वही होगा जो संविधान में जाहिर है। वो हो भी नहीं सकता है कि आप कलम के सिपाही हैं, मैं पिस्तौल का सिपाही हूं। बिल्कुल बिल्कुल। आगे आपने पिस्तौल की बात कर दी है। एक बात जो आज कोर्ट में जज साहब ने पूछी सरकारी वकील से कि 3 गोलियां चली उस वक्त पे, एक तो लगी उनके पैर पे, बाकी 2 कहाँ गई? मेरा सवाल आपसे ये है, जो मैं जानना चाहूंगा आप दोनों से, कि पुलिस की पिस्तौल की गोलियां जो चलती हैं, उनका कोई रिकॉर्ड रखा जाता है या नहीं रखा जाता? आपके स्टूडियो ने मुझे एक पिस्तौल दी है, खिलौने की है। हाँ, ये टॉय गन है। ये टॉय गन है और सिखलाई में होती है कि नाल किसी की तरफ, चाहे खिलौना ही क्यों ना हो, नाल किसी की तरफ नहीं की जाती है। ये सिखलाई का ये खिलौना है, प्लास्टिक का बना है, इसमें कोई असली कारतूस नहीं लग सकता, न चल सकता। अब जो कारतूस, इसको कहते हैं एम्यूनिशन रजिस्टर, उससे इशू किया जाता है कितने राउंड आपको इशू किए गए। अगर आपने चलाए हैं तो आपको एम्प्टी वापस करने पड़ते हैं। एम्प्टी अगर खो जाए, जिसको खोखा कहते हैं, तो उसकी कमेटी बनती है, क्यों खो गए, कैसे खो गए, तो आपको एक एक कारतूस का हिसाब देना पड़ता है। 3 राउंड चलते हैं। आप समझते 3 राउंड चलाने में 3 मिनट लगेगा? 3 राउंड का मतलब गौर से देखिए, खेल खत्म। इस 3 सेकंड में या पौने 3 सेकंड में इसको रिफ्लेक्स कहते हैं। एक होता स्नाइपर, जिसको अगर आप कह दें कि सामने आता तो इशारे से मार देगा, और एक हम लोग ऐसे होते हैं जो कि स्नाइपर नहीं होते हैं, तो हम लोग फिर शिस्त लेते हैं, शिस्त लेने के बाद गोली चलाते हैं। अब कहती छीनने की बात, छीनने की बात ही कहते हैं कि साहब इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल ऑल्सो। इसमें अगर आप देखें पिस्तौल में ये होता है सेफ्टी मैकेनिज्म। ये एक हाथ से अगर आपने यहाँ पे रखा है तो आप अंगूठे से इसको दाएं बाएं कर सकते हैं, क्योंकि आप कर सकते हैं जो जिसको गोली लगी है वो कैसे करे, जिसे छीना था वो भी कर सकता है। और उसको पता होना चाहिए ना कि इसमें ये मैकेनिज्म होता है। ये जिसने गुण देखी नहीं हो कैसे करेगा? ये आप कैसे कर सकते हैं? उसने देखा नहीं। जो बच्चों के साथ इतना अपकृत कर सकता है, केजी के बच्चों के साथ, वो कुछ सामान्य प्रतिभा का व्यक्ति था, वो पाशविक था, उसकी सारी एनर्जी इसी चीज में जाती थी। हथियार, गोला बारूद, कारतूस, विस्फोटक आईईडी में आप बहुत हल्के में ले रहे। अब दूसरी चीज कहते हैं कि इसको लोड कैसे करेंगे, ये होता है लोडिंग मैकेनिज्म, ठीक। लेकिन अगर हम किसी खतरनाक मुलजिम को लेके जा रहे हैं तो हम ये कारतूस, ये मैगजीन ये है, मैगजीन हम पहले से लगा लेंगे, पिस्तौल को हम प्राइम कर लेंगे और ऐसे छोड़ देंगे। उसको सिर्फ ये करना है कि पिस्तौल छीन करके हमारे ऊपर तान करके ऐसे चला दें। इतनी सी बात है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि तैयारी करके रखी जाती है? पूरी तैयारी करके। तो यही सब चीज़ें जो हैं, जो जज साहब भी समझना चाह रहे थे। जज साहब ने खुद कहा कोर्ट में कि आप जब सरकारी वकील से कहा कि हमने गोली चलाई है, क्या आपने कभी गोली चलाई है? मैं 100 गोलियां चला चुका हूं कम से कम, और किसी भी आम आदमी के लिए आसान काम नहीं है किसी व्यक्ति पर गोली चला देना। जब तक आप अनलॉक नहीं करेंगे तब तक आप गोली नहीं चला सकते। अगला सवाल जो कि कोर्ट में पूछा सरकारी वकील से कि क्या आपने ये हैंड वॉश क्या होता है, क्या आपने हैंड वॉश कराया था?
ये हैंड वॉश करने का क्या सिस्टम है सर? हैंड वॉश की सब क्यों आया? जब ये गोली चलती है तो जो गन पाउडर वगैरह होता है, ये एक बैलिस्टिक फॉरेंसिक एग्जामिनेशन का पार्ट होता है कि जो पाउडर डिपॉजिट्स होते हैं वो आपके हाथ पे, आपके कपड़ों पे और आपके आसपास जमा होते हैं। और जब गोली चलती है नज़दीक से, जैसे एक गोली हमने चलाई मान लीजिए स्क्रीन के ऊपर, तो उसमें बर्न और सिंजिंग नहीं आएगा। लेकिन अगर हमने इतने नज़दीक से मारा तो हमारी खाल और उसके ऊपर बर्निंग और सिंजिंग और एंट्री और एग्जिट वूंड ये दिखा देंगे कितनी दूर से चला है और कितने सटा करके मारा है, कितनी दूर से मारा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है और माननीय हाईकोर्ट ने अगर ये कहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का। एक आखिरी सवाल जो कोर्ट ने उठाया सीसीटीवी फुटेज को लेकर, सीसीटीवी फुटेज को लेकर पूछा कि इसको संभाल के रखने को कहा है, तो क्या कोई आरोपी को जब कहीं ले जाया जाता आता है तो क्या सब तरफ सीसीटीवी होते हैं? क्या वैन में भी सीसीटीवी होना चाहिए? होना चाहिए, क्योंकि अमेरिका में एडवांस कंट्रीज में बॉडी कैम तक की पोजीशन है कि आप गिरफ्तारी से लेकर हर स्टेज पर आपको उसको दस्तयाब। हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हर थाने में सीसीटीवी की व्यवस्था है और ये अच्छा होगा कि अगर वैन में सीसीटीवी आप लगा दें तो कम से कम जो आप कह रहे हैं उसकी प्रामाणिकता रहेगी, और अगर है तो ये पुलिस वालों के बचाव के लिए अच्छा होगा। तो आप कुल मिलाकर अगर मैं ये कह रहा हूँ, फैजान साहब को भी स्क्रीन पे ले आइए। फैजान साहब कुछ बोलना भी चाह रहे हैं। फैजान साहब सॉरी, आप बोलिए। सर ये बताइए कि क्या देश में कभी पुलिस इनकाउंटर्स हुए हैं? 1500 पुलिस इनकाउंटर्स का मणिपुर का मामला तो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, आपको मालूम है। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा कि हर पुलिस इनकाउंटर में एफआईआर होगी, बहुत पहले की बात है, और उसे कल्पेबल होमिसाइड माना जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अनफॉर्चुनेटली एक्स पार्टी उस अच्छे प्रोग्रेसिव जजमेंट को स्टे कर दिया। जी, ये हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक दागदार हिस्सा है कि हमारे यहाँ हर दशक में कुछ ना कुछ पुलिस इनकाउंटर्स होते रहे हैं जिनको अदालतें फेक इनकाउंटर पाती रही। सर जो फेक एनकाउंटर हो उनके लिए फांसी की सजा है, आजीवन कारावास उनको दीजिए, लेकिन हर एनकाउंटर कह देना ये फेक होता है, ये मैं समझता हूं नियो लिबरलिज्म और गैर मुनासिब और अनजस्ट है। विक्रम सिंह जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, लेकिन फैजान साहब आप बने रहिएगा, अगली स्टोरी में मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी। लेकिन उसके पहले सर आप थोड़ी देर बैठिएगा यहाँ पे स्टूडियो में। 3 अक्टूबर को बदलापुर एनकाउंटर पर बॉम्बे हाईकोर्ट में अब सुनवाई होगी आगे की, लेकिन उससे पहले केस किसी नतीजे की ओर बढ़े, इस पर सियासत तेज हो गई है। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी राजनीति के हिसाब से निष्कर्ष निकालने में लग गए हैं। महाराष्ट्र में पोस्टर भी लग गए हैं जिन्हें कोर्ट में पेश करने की कोशिश की गई। इस रिपोर्ट को देखिए कैसे राजनीति गर्मा गई है। आज पहली घटना नहीं है या शाळेमध्ये, ऐसी सजा दो कि जिंदगी भर याद रखे वो लोग। अगस्त को पूरे देश का ध्यान महाराष्ट्र के बदलापुर की ओर गया। ठाणे जिले के शहर में पूरे दिन प्रदर्शन चलते रहे। दिन भर लोकल ट्रेनों की आवाजाही ठप रही, लाठीचार्ज हुआ, पत्थरबाजी हुई। इन तारीखों पर ध्यान दीजिए। 12 अगस्त स्वीपर अक्षय शिंदे ने स्कूल की 2 बच्चियों का यौन शोषण किया। 17 अगस्त पुलिस ने अक्षय शिंदे को गिरफ्तार किया। एनकाउंटर में अक्षय शिंदे मारा गया। एनकाउंटर के बाद कोर्ट में शुरू हुई सुनवाई के बारे में तो हमने आपको बता दिया, लेकिन सड़क पर क्या हुआ? एक और जहां बदलापुर में तमाम लोगों ने एनकाउंटर के बाद अक्षय शिंदे की मौत पर बदलापुर रेलवे स्टेशन और उस इलाके में मिठाई बांटी, वहीं दूसरी ओर अब जो पार्टियां हैं उनके द्वारा इस पूरे मामले को लेकर जो है पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं और साथ ही अब इस पूरे मामले पर एक दूसरे पर जो है यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप भी देखने मिल रहा है। यहाँ पर यदि आप देखें तो मुंबई के तमाम इलाकों में, जहाँ पर इस समय हम मुंबई के कला नगर में मौजूद हैं, इस प्रकार के बड़े पोस्टर्स और बैनर्स लगाए गए हैं जिसमें बदलापुरा लिखा गया है और साथ ही देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और साथ ही गृह मंत्रालय संभालते हैं, उनके हाथ में एक पिस्तौल नज़र आ रहा है और बदलापुर के इस घटना में बदलापुरा हो चुका है, ऐसी जो है यहाँ पर बात कही गई है। और साथ ही कुछ इलाकों में भारतीय जनता पार्टी ने महाविकास अघाड़ी को भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप भी लगाते हुए पोस्टर लगाया है और साथ ही एक पोस्टर में साफ तौर पर लिखा है कि एमवीए के शासन में पुलिस सरकार के लिए पैसा इकट्ठा करती थी और अब पुलिस जनता की रक्षा करती है। ऐसे तमाम पोस्टर्स मुंबई के कई इलाकों में देखने मिल रहे हैं। एक और जहां अक्षय शिंदे
के परिवार वाले उनका शव इस समय स्वीकार नहीं रहे हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका जो है वो दायर की गई है। वहीं दूसरी ओर इस प्रकार जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो उनके शासनकाल में किस प्रकार के काम किए जा रहे थे और अब जब महाराष्ट्र में महायुति की सरकार है तो इस प्रकार की जो क्राइम है उसे ना सहे जाने का मैसेज देते हुए ये पोस्टर्स लगाए गए हैं। हालांकि इस पूरे मामले की जांच अब सीआईडी ने शुरू कर दी है। अक्षय शिंदे ने सच में पुलिस से मुठभेड़ करना चाहा या फिर उसका एनकाउंटर हुआ है जैसे आरोप विपक्षी पार्टियों द्वारा लगाए जा रहे हैं, इसको लेकर भी जांच सीआईडी द्वारा अब की जाएगी। विपक्ष ने एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए। हम लोगों ने कल की जो स्टेटमेंट दिया उसमें हमने प्रश्नार्थक के मुद्दे खड़े किए, सरकार उसका जवाब नहीं देना चाहती। हमने कहा कि इसमें जो आरोपी है अभी भी पकड़े गए हैं। हमारी तो मांग ऐसी है कि जैसे अक्षय शिंदे को इन लोगों ने इनकाउंटर किया ऐसा ये बोलते हैं तो सबको जितने भी वहाँ पे आरोपी है सबको इनकाउंटर कर दो ना, हम समर्थन करेंगे इनका। सरकार को तो शर्म आना चाहिए इस बात पे कि अपोजिशन को राजनीति करने का आरोप लगाते हैं। ये विषय राजनीति का हो नहीं सकता। सरकार अपने बाप को छुपाने के लिए इस तरह की राजनीति करते हैं तो गलत है। हमारा यही आज भी कहना है कि जो आरोपी अभी भी फरार है वो आरएसएस और बीजेपी के हैं, इसलिए उनको बचाया जा रहा है क्या? या अगर इनमें दम है तो उनको भी पकड़ के इसके अक्षय शिंदे जैसे इनकाउंटर करिए ना। ये सब एक पर्दा ढकने की बात है। जो मरा वो मरा, हम चाहते थे उसकी लीगल कार्रवाई कर रास्ते के चौराहे पे उसकी सजा होनी चाहिए थी। उसको जो फांसी पे लटकाना था चौराहे पे करना चाहिए था। तो ये जो काम किया है वो दिखाता है कि इसमें बहुत सारी परत है जो अब तक उजागर नहीं हुई है। उसको छुपाने का काम भारतीय जनता पार्टी और मिंदे की लेना कर रहे हैं। सत्ता पक्ष हैरान है कि विपक्ष सवाल क्यों उठा रहा है। उन्होंने उनके ऊपर फायरिंग करने की कोशिश की थी और इसलिए अपने बचाव के लिए पुलिस ने उनके ऊपर गोली मारी है और उसमें उनका एनकाउंटर हुआ है। मुझे लगता है कि इसमें कोई जानबूझकर ऐसा हुआ ऐसा मुझे नहीं लगता है। जब कोई आरोपी को जब कोई पुलिस वाले ले जाते हैं तो ऐसा अंदर कभी एनकाउंटर नहीं होता है। जब वो उनके ऊपर फायरिंग करता है, उनके ऊपर हमला करने का प्रयत्न करता है, तभी मतलब इनकाउंटर का विषय आगे आता है। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि रेपिस्ट, बलात्कारी, अपराधी, क्रिमिनल, मर्डरर, इन लोग के साथ क्यों विपक्ष आजकल खड़ा हो रहा है। जब ये कांड हुआ था तब तो बोल रहे थे कि उसको फांसी दे दो। इस व्यक्ति ने पुलिस वालों पे गोलियां चला दी, एक पुलिस का व्यक्ति घायल हो गया, उसकी चिंता नहीं है, लेकिन इसका एनकाउंटर क्यों हुआ इसकी चिंता है। बदलापुर एनकाउंटर केस की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस की तस्वीर वाला पोस्टर कोर्ट को देने की कोशिश की, लेकिन अदालत ने कोई संज्ञान न लेते हुए पोस्टर को वापस कर दिया। और अब एक और अहम मुद्दा जिस पे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने जजों को ही नसीहत दी है। मामला कर्नाटक हाईकोर्ट के एक जज जस्टिस श्रीशानंद की एक विवादित टिप्पणी से जुड़ा है, जिस पर जज ने बाद में खुली अदालत में अफसोस भी जता दिया था। पहले आपको बता दें कि मामला पूरा है क्या। कर्नाटक हाईकोर्ट के जज जस्टिस वीवी श्रीशानंद के 2 वीडियो हाल ही में काफी वायरल हुए। एक वीडियो क्लिप में वो पश्चिमी बेंगलुरु के एक मुस्लिम बहुल मोहल्ले को पाकिस्तान बताते हुए दिखे और दूसरी वीडियो क्लिप में वो एक महिला जज को डांटते दिख रहे हैं क्योंकि उसने उस सवाल का जवाब दिया जो विरोधी पक्ष के वकील से पूछा गया था। दोनों ही मामलों में जस्टिस श्रीशानंद की काफी आलोचना हुई। 20 सितंबर को चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने इन दोनों ही वीडियो का स्वतः गंभीर संज्ञान लिया और कर्नाटक हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से रिपोर्ट मांगी। इस बीच जस्टिस श्रीशानंद ने इस मामले में खुली कोर्ट में अफसोस जता दिया। उन्होंने इस सिलसिले में कोर्ट में एक बयान पढ़ा और कहा कि न्यायिक कार्रवाई के दौरान मेरी कुछ टिप्पणियों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर संदर्भ से हटाकर दिखाया गया। अगर ऐसी टिप्पणियों से किसी व्यक्ति या समाज के किसी वर्ग या समुदाय को तकलीफ पहुंची तो मैं उसके लिए गंभीर अफसोस जताता हूं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई के बाद इस मामले को आगे न बढ़ाने का फैसला किया क्योंकि जस्टिस श्रीशानंद ने खुली कोर्ट में इन वीडियो क्लिप्स पर अफसोस जता दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने आज मामले को बंद करते हुए कहा कि जजों को संयम बनाए रखना जरूरी है, खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के इस युग में। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने आज अदालत में कहा,
लापरवाह टिप्पणियों में कुछ हद तक व्यक्तिगत पूर्वाग्रह दिख सकता है, खासतौर पर जब उन्हें किसी खास जेंडर या समुदाय के खिलाफ समझे जाने की संभावना हो। इसीलिए अदालतों को न्यायिक कार्रवाई के दौरान सावधान रहना चाहिए कि वो ऐसी टिप्पणियां ना करें जिन्हें किसी समुदाय के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रस्त या महिला विरोधी समझा जाए। इस दौरान जब ये सवाल उठा कि क्या कोर्ट की कार्रवाई का सीधा प्रसारण बंद कर दिया जाना चाहिए, तब चीफ जस्टिस ने कहा कि सूर्य की रोशनी का उत्तर है ज्यादा रोशनी, ये नहीं कि जो कोर्ट में हुआ उसे दबा दें। ये सबके लिए याद रखने वाली बहुत अहम बात है। दरवाजा बंद करना या सब कुछ बंद कर देना इसका जवाब नहीं हो सकता। इसी मुद्दे पर जो आज चीफ जस्टिस ने कहा, जो टिप्पणियां की, ज़्यादा जानकारी के लिए, ज़्यादा बातचीत के लिए, विश्लेषण के लिए प्रोफेसर फैजान मुस्तफ़ा हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार फिर आपका शुक्रिया। अब मेरा पहला सवाल आपसे यही है, हमने जस्टिस मार्कंडे काटजू का मामला देखा, जस्टिस गंगोपाध्याय जो कोलकाता हाईकोर्ट के थे उनका मामला देखा, वो टिप्पणियां भी सुनी। आपको लगता है कि कई बार जजेस अपनी सीमाओं को ऑब्जर्वेशंस में लांग जाते हैं? देखिए, ऐसा है कि खास बात यह है कि जो एक प्रिंसिपल है कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, इट शुड अपीयर टू हैव बीन डन। मुझे लगता है कि अब हमने और उसे बदल दे कि जस्टिस मे नॉट बी डन बट एटलीस्ट इट शुड अपीयर टू हैव बीन डन। मैं ये कह रहा हूं कि अच्छा तो यह है कि न्याय ना सिर्फ हो बल्कि दिखे कि न्याय हो रहा है, और अगर वो हालात आ गए कि जिसमें न्याय नहीं हो रहा तो कम से कम दिखे कि न्याय हो रहा है। 1991 में 7 मई को सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट ने एक स्टेटमेंट जारी किया, वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ। उसमें पॉइंट नंबर 9 में लिखा कि साहब, जज इज एक्सपेक्टेड टू लेट हिज जजमेंट स्पीक, कि जज को बोलना चाहिए अपने जजमेंट के जरिए। तो आम तौर से जजेस को बोलने पर वो आजादी नहीं है जैसी एक आम नागरिक को अभिव्यक्ति का अधिकार है। दूसरी चीज ये भी कहा इसमें पॉइंट नंबर 16 में, और ये फुल सुप्रीम कोर्ट का वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ है, कि हर जज को हर समय कॉन्शियस रहना चाहिए कि वो है अंडर द पब्लिक गेज, और उसको कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो अनबिकमिंग ऑफ हाई ऑफिस। अब तीसरी चीज मैं यहां कहना चाहूंगा कि जो शपथ लेते हैं जजेस, उसमें कहते हैं कि हम विदाउट फियर और फेवर, अफेक्शन और इल विल के न्याय करेंगे जी। अगर किसी जज के जुमलों से ऐसा लगता है कि किसी समाज के विरुद्ध या किसी पार्टी के विरुद्ध उसमें इल विल है, तो ये तो अपनी शपथ का आप समझिए आप उसका उल्लंघन कर रहे हैं। लेकिन मेरी एंजाइटी जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि अक्सर जजेस बहस के दौरान केस को समझने के लिए टिप्पणियां करते हैं। वो टिप्पणियां अब लाइव स्ट्रीमिंग की वजह से वाद विवाद का मुद्दा बनती हैं। मैं क्योंकि एक लीगल एकेडमिक हूं, मेरी ज्यादा परेशानी यह है कि जो उनके जुडिशियल ऑर्डर्स में अक्सर चीजें आ जाती हैं जी। अब आप ये देखिए कि बॉम्बे हाई कोर्ट में, और वो तो महिला जज थी, उन्होंने कह दिया कि जब तक स्किन टू स्किन कांटेक्ट नहीं है तब तक सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं है। बाद में सुप्रीम कोर्ट को उसमें स्टे करना पड़ा। या मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने यह कहा कि जो रेप का एक्यूज्ड है कि आप राखी बांधिए। या किसी और हाई कोर्ट ने कहा कि भाई तुम इससे शादी कर लो। तो ये जो चीजें जजमेंट्स में आ रही हैं, ये, या आप सोचिए कि बड़ा पुराना केस है, अभी तक उसमें फैसला नहीं हुआ, भैरव देवी का मास रेप का केस था राजस्थान का, जहां जजमेंट में ये लिख दिया गया कि साहब वो अपर कास्ट वाले तो लोअर कास्ट वाले का रेप ही नहीं कर सकते क्योंकि वो तो उन्हें छू ही नहीं सकते जी। तो ये जो जजमेंट्स में कई चीजें आ गई। अभी मध्य प्रदेश का मामला था जी, एक शादी हुई स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत। अब स्पेशल मैरिज एक्ट में जो शादी हो रही है उसमें कानून की पॉलिसी ये है कि 2 धर्मों के लोग शादी करें।
अंबेडकर जी ने तो लिखा था कि कास्ट सिस्टम को अगर खत्म करना है तो सबसे अच्छी चीज ये है कि इंटरकास्ट मैरिजेस हों। तो देश की जो पॉलिसी और यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो तो सुमित है स्पेशल मैरिज एक्ट, और वहां जज साहब 1948 का एक जजमेंट कोट कर रहे हैं जब स्पेशल मैरिज एक्ट नहीं बना था। आप सोचिए, नया वाला 1954 का, और उसमें वो ये कह रहे हैं कि साहब वो मुसलमान की शादी अगर हिंदू से हुई तो वो शादी वैलिड नहीं, अरे उसने शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत की है। राइट। कई जजमेंट्स में और जुडिशियल ऑर्डर्स में इस तरीके के बयानात आ गए, या मैरिटल रेप के विरुद्ध मामला में कई छत्तीसगढ़ की हाई वाकई में कोर्ट ये से बहुत इस तरह का स्टेटमेंट बहुत आया, गंभीर जो निहायत अफसोसनाक है। बहुत ही गंभीर और अफसोसजनक हो जाता है जब बेंचेस से, सुप्रीम हाई कोर्ट के जजेस की तरफ से, बेंचेस की तरफ से टिप्पणियां हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फैजान साहब, वक्त निकालने के लिए, इस पूरे मामले को इतने तफसील से हमको समझाने के लिए। थैंक्स फॉर योर टाइम सर, थैंक यू। और ये बातें आज के तीसरे मुद्दे पर, पड़ोसी देश श्रीलंका में आई नई सरकार का भारत को लेकर रुख क्या होगा, इस पर अभी चर्चा ही चल रही है। वामपंथी नेता अनुराग कुमार दिसानायके श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हैं। वामपंथी है तो माना जाता है कि चीन के करीबी हो सकते हैं। अनुराग कुमार दिसानायके, जिन्हें AKD भी कहा जाता है, वो जनता विमुक्ति पेरामुना यानी JVP के नेता हैं। ये एक वामपंथी पार्टी है जो मार्क्स लेनिन के आदर्शों से प्रेरित है। दिसानायके 2004 से 2005 के बीच श्रीलंका की चंद्रिका कुमारतुंगा सरकार में कृषि मंत्री भी रह चुके हैं। 55 साल के दिसानायके का राजनीतिक जीवन उथल पुथल से भरा रहा। उन्हें एक शानदार वक्ता और फैसला लेने वाला नेता माना जाता है। वो ऐसे समय पर सत्ता में आए हैं जब श्रीलंका आर्थिक बदहाली से गुजर रहा है, उस पर भारी अंतर्राष्ट्रीय कर्ज है। IMF ने उसे आर्थिक संकट से निकालने के लिए जो कर्ज दिया है उसकी शर्तें भी श्रीलंका नए सिरे से तय करना चाहता है, जो दिसानायके की सरकार की प्राथमिकता होगी। उनके वामपंथी इतिहास को देखते हुए ये कयास चल पड़े हैं कि वो भारत के बनिस्बत चीन के ज्यादा करीब हो सकते हैं। श्रीलंका को लेकर भारत और चीन के बीच लगातार कशमकश रही है। चीन भारत का एकदम पड़ोसी देश है, जबकि हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी पैठ बनाने के लिए चीन श्रीलंका पर प्रभाव जमाने की कोशिश करता आया है। श्रीलंका इसलिए भी अहम है क्योंकि इसके आसपास से सबसे अहम समुद्री व्यापारिक मार्ग है, लिहाजा दुनिया की तमाम बड़ी शक्तियां श्रीलंका को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती हैं। इसी नज़र से भारत और चीन के लिए भी श्रीलंका काफ़ी अहम है। आर्थिक बदहाली से परेशान श्रीलंका की सरकार ये तथ्य बहुत तरीके से समझती भी है, और यही वजह है कि श्रीलंका के नए राष्ट्रपति ने साफ कर दिया कि उनकी सरकार किस ओर होगी। एक अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका को दिए इंटरव्यू में दिसानायके ने कहा कि बहुध्रुवीय व्यवस्था में कई पावर कैंप हैं, लेकिन हम किसी भी भू राजनीतिक लड़ाई का हिस्सा नहीं बनेंगे, न ही किसी पक्ष के साथ जुड़ेंगे। हम भारत और चीन के बीच में फंसना नहीं चाहते। दोनों हमारे मूल्यवान दोस्त हैं और हम चाहते हैं कि वो हमारे करीबी सहयोगी बने। तो श्रीलंका का क्या रुख समझा जाए, इस पर ज़्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं पूर्व राजनयिक गुरजीत सिंह जी, जो कि हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सिंह साहब बात करने के लिए। दिसानायके सरकार का ये जो रुख है, इसको कैसे इंटरप्रेट करना चाहिए? इंडिया के लिए पॉजिटिव है या न्यूट्रल है वो? ये तो बिल्कुल दुरुस्त रुख है, और ये जो इंटरव्यू जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं, ये तो 1 महीना पहले दी गई थी, इलेक्शन से पहले। इलेक्शन के 2 दिन पहले उन्होंने एक टीवी डिबेट में भी हिस्सा लिया और उन्होंने यही कहा कि मैं भारत के विरुद्ध नहीं हूं, क्योंकि श्रीलंका में कोई चीन के विरुद्ध नहीं होता है। भारत के विरुद्ध में कुछ लोकतांत्रिक शक्तियां होती है, क्योंकि भारत का विरोध दिखाकर वोट बटोरे जा सकते हैं। ये पूरे हमारे नेबरहुड में ऐसे ही होता है जहां पर डेमोक्रेसी होती है। चीन तो बहुत दूर है। मुझे याद है कि जब मैं श्रीलंका में पोस्टेड था, उस समय राणा सिंह प्रेमदासा प्रधानमंत्री थे, या अभी जो सजित प्रेमदासा है इनके पिता। वो अक्सर कहते थे कि हमारा नेबर जापान जैसे होना चाहिए, मतलब भारत जैसा नहीं होना चाहिए। तो ये तो एक नोक झोंक है जो चलती रहती है, उसमें हमें ज्यादा सोचते। लेकिन 3 मुद्दे हैं जी, ये जो श्रीलंका को समझने चाहिए। सबसे पहले, चीन दूर है, भारत नजदीक है। जब आपको जरूरत पड़ती है, सबसे पहले भारत का हाथ ही बढ़ता है आपका हाथ थामने में, और 2022 में ये भारत ने दिखा दिया। तो ये मेरे ख्याल AKD भी समझते हैं, तभी उन्होंने कहा उस टेलीविजन डिबेट में कि
सही समय पर भारत ने हमारी मदद की। राइट, हमारा उनसे कोई बैर नहीं है। दूसरी बात जो है कि हम चाहते हैं कि चीन को कोई प्राइमेसी ना दी जाए इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स। भारत को लेवल प्लेइंग फील्ड में, गुरजीत सिंह भारत जी, और जापान देश मिलकर हम ये एक सवाल मैं आपसे इसलिए और लेना चाहता हूं हमारी सिंह साहब, विद योर परमिशन, थोड़ा वक्त की कमी है। जो प्राइम मिनिस्टर बनाई है दिसानायके साहब ने, हारिनी मैम, हारिनी अमार सूर्या, वो दिल्ली में पढ़ी हुई हैं, दिल्ली के यहाँ से उन्होंने ग्रेजुएशन का कोर्स भी किया, और जो आप कह रहे हैं कि बिल्कुल सही रुख अपनाया है AKD ने, इस सिचुएशन में क्या आपको लगता है आने वाले वक्त में चीन इंडियन ओशन में अपनी पकड़ बनाने के लिए श्रीलंका पर तरह तरह के दबाव बना सकता है? चीन तो पूरी कोशिश करता रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। चीन म्यांमार में कोशिश कर रहा है, चीन श्रीलंका में, मालदीव्स में, मॉरिशस में, सेशल्स में, हर जगह कोशिश करता है, और हम भी कोशिश करते हैं। ये तो डिप्लोमेसी का एक भाव है। हर जगह आपको फ्री पास तो मिलेगा नहीं, आपको अपने हक के लिए एक डिप्लोमेटिक जंग जीतनी पड़ती है। तो चीन भी करेगा, हम भी करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि श्रीलंका की सरकार बीच में रहे, राइट, प्रो चाइना ना हो। और वो उन्होंने ठीक कहा है कि जो उन्होंने कहा है उसको 2 लफ्जों में, श्रीलंका स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, ये उन्होंने कहा। राइट, इससे हमें कोई शंका नहीं। इनफैक्ट सिंह साहब, वक्त की कमी है, मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा और यह याद दिलाऊंगा दर्शकों को कि अभी एक दिन पहले प्राइम मिनिस्टर US में थे और वहां उन्होंने यही भाषण दिया और कहा कि सबको साथ मिलकर आगे ले चलना चाहता है भारत, और यही नीति दुनिया की होनी चाहिए, एक विश्व, एक पृथ्वी और एक मानवता की ओर। और शायद इसीलिए ये इस दिशा में कोशिश, अगर इस पर AKD अडिग रहते हैं तो भारत का और चीन का और श्रीलंका का, तीनों का ये बड़ा ही अच्छा फैसला श्रीलंका के पॉइंट ऑफ व्यू से और इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है। वक्त हो गया ब्रेक का, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें, बने रहिए, तुरंत लौट के आते हैं। एक बार फिर आप सबका स्वागत है। बिहार में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव का वक्त अब नजदीक आ रहा है, पाला बदलने को लेकर सियासी पारा बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री अशोक चौधरी का है, जिनकी एक सोशल मीडिया पोस्ट ने सियासी भूचाल पैदा कर दिया, जिस पर अब सुलह सफाई का दौर चल रहा है। जबकि सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या JDU में सब कुछ ठीक चल रहा है? पटना से मेरे वरिष्ठ सहयोगी मनीष कुमार की रिपोर्ट। एक्स पर मंत्री अशोक चौधरी के इस पोस्ट ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी। कहा कि यह सबूत है अशोक चौधरी की नीतीश से नाराजगी का। जैसे ही पार्टी ने श्याम रजक को राष्ट्रीय महासचिव बनाने की घोषणा की, उसके बाद अशोक चौधरी कहीं ना कहीं इस निर्णय के विरोध में मुखर हुए। उन्होंने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि बढ़ती उम्र में इन्हें छोड़ दीजिए। 1-2 बार समझाने से यदि कोई नहीं समझ रहा है तो सामने वाले को समझाना छोड़ दीजिए। उम्मीदें होंगी तो सदमे भी बहुत होंगे, यदि सुकून से रहना है तो उम्मीदें करना भी छोड़ दीजिए। इस पोस्ट के बाद नीतीश ने अशोक चौधरी से मुलाकात की और इस मुलाकात से जब अशोक चौधरी बाहर निकले तो उन्होंने नाराजगी की सारी अटकलों को गलत बताया और नीतीश को अपना मानस पिता, जिसको हम मानस पिता मानते हैं, उसके ऊपर हम तंज कैसे कर सकते हैं? जो मेरा नेता है, जिसके लिए हम दिन भर काम करते हैं, अब तो सोचने वाली की सोच है, जिसकी जिसकी सोच होगी वैसे ही लोग समझेगा। किसी मित्र ने हमें भेजा था, हमें लगा कि अच्छा है, हमने डाल दिया। कोई ऐसा कोई नथिंग पॉलिटिकल, इट वाज जस्ट पर्सनल। लेकिन लगता है कि अशोक चौधरी की सफाई से पार्टी के नेता पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं। पार्टी के नेता अब डैमेज कंट्रोल में जुटे दिख रहे हैं। माननीय नीतीश कुमार जी पर कौन निशाना साध लेगा? नीतीश कुमार जी जनता के दिल में बसते हैं। 19 वर्ष से राज्य के मुख्यमंत्री हैं, कोई एंटी इनकम्बरेंसी नहीं, ग्लोबल थिंकर कहा गया, क्लाइमेट लीडर कहा गया, तो नीतीश कुमार जी की साख पर कैसे कोई सवाल खड़ा कर देंगे? ये तो असंभव है। और पहचान जनता दल यूनाइटेड ही नहीं, बिहार की जनता की पहचान है नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी
इस पार्टी के सर्वमान्य नेता है। कोई भी पार्टी का नेता नीतीश कुमार जी के बारे में ट्वीट पर क्या बोलेगा? तो ये अनावश्यक आप लोग विवाद को विवाद पैदा करते हैं। इस घटनाक्रम के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या जेडीयू में सब कुछ ठीक चल रहा है? नीतीश कुमार की पकड़ जो है, भले ही वो पार्टी के एकमात्र चेहरा हों, लेकिन नेताओं के बीच में उनको लेकर एक ये स्थिति बनती जा रही है कि जितना ज़्यादा आप उनसे अपने लिए हसूर सकते हैं या अपने लिए हासिल कर सकते हैं, वो अभी ही वक्त है। और इसके लिए जो कुछ भी हो आप उनसे रूठें, फिर वो आपको मनाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपकी बातें मानी जाएंगी और आपका ग्रीवांस भी जो है एड्रेस हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। जेडीयू का चुनाव चिन्ह तीर है और ये तीर कहां किसको जाके लग रहा है ये तो कुछ वक्त में पता चल जाएगा। आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि।